भारतीय संविधान 1950 में जब लिखा गया, उसकी मूल प्रति अंग्रेजी में है। अभी भी मंच पर वह उपस्थित है माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय जी के सामने। ध्यान करेंगे 1950 में अपने देश में बहुत थोड़े ही कॉलेज और स्कूल थे जो अंग्रेजी के थे, बहुत थोड़े ही लोग थे जो बाइलिंगुअल थे मगर अंग्रेजी नहीं जानते थे। हमारे दादा उस समय या अथवा हमारे बड़े लोग परिवारों में जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे, उन्होंने फटी धोती और टूटी ज्योति और पेड़ का डंडा लेकर के भारत छोड़ो और भारत माता की जय और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अपनी भारतीय भाषाओं में स्वतंत्रता संग्राम के नारे लगा करके अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया। परंतु अंग्रेजों को खदेड़ने के साथ ही अंग्रेजी भाषा यहाँ किस प्रकार की रहेगी, उसको संविधान में क्या स्थान दिया गया, इस पर कृपया गौर फरमाएं। भारतीय भाषाओं के बारे में 3 मूल अनुच्छेद भारतीय संविधान में है। The Constitution has 3 articles on languages, sir. प्रथम अनुच्छेद 120, आर्टिकल 120 सर। अनुच्छेद 120 आपके संसद की भाषा तय करता है। भारत का संसद किस भाषा में बोलेगा, यह अनुच्छेद 120 तय करता है। और भारत के संसद को बोलने के लिए 3 भाषाओं की छूट है। प्रथम हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा अगर आप हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बोल सकते तो भारत की किसी भी अन्य अपनी मातृभाषा में, मदर टंग वर्ड अनुच्छेद 120 में प्रयोग हुआ है। 343 में जहां हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया वहां मदर टंग का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु अनुच्छेद 120 में मदर टंग मातृभाषा का प्रयोग हुआ है। संसद में अगर आप सांसद हैं, अगर आप सांसद हैं साथियों, तो आप या हिंदी में बोल सकते हैं या अंग्रेजी में बोल सकते हैं या अपनी किसी भी मातृभाषा में बोल सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 120 का एक परंतुक है, एक प्रोवाइजो है, 120(2), उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ये जो अंग्रेजी में बोलने की छूट है ना, ये मात्र 15 वर्ष के लिए है। उसके बाद अनुच्छेद 120 ऐसे पढ़ा जाएगा जैसे उसमें अंग्रेजी शब्द लिखा ही नहीं गया। तो 1965 के पश्चात अनुच्छेद 120 संसद में केवल 2 छूट देता है, हिंदी अथवा अपनी भारतीय मातृभाषा। दूसरा अनुच्छेद है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखता हूं सर। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सीखा है, मैं उसी को आपके सामने रखने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। कृपया करके मेरी बात को संविधान की प्रति पढ़ करके उसको मिला जरूर दीजिए। दूसरा अनुच्छेद है साथियों, अनुच्छेद 210 आर्टिकल 210, उसमें भी भाषा लिखी गई जिसकी अगर आप सांसद नहीं बन पाए, विधायक बन जाओ। विधायक बन के कहां जाओगे, विधानसभा में जाओ। विधानसभा किस भाषा में काम करेगी आपकी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा की भाषा क्या होगी, ये संविधान तय करेगा। और संविधान तय करेगा अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 210 में लिखता है भारत का संविधान कि राज्य की विधानसभा को कार्य करने के लिए ये भाषाएं रहेंगी। प्रथम उस राज्य की राजभाषा, दूसरा हिंदी, तीसरा अंग्रेजी और चौथा अगर ये भाषाएं नहीं बोल सकते तो कोई विधायक ऐसा है कहीं और प्रदेश का है तो उसकी मातृभाषा 4 चॉइसेस हैं, 4। लेकिन उसमें भी एक परंतु है 210(2) प्रोवाइजो, और उसमें भी वही है कि ये जो अंग्रेजी में बोलने की छूट है ना जी, ये 15 साल बाद नहीं रहेगी। तो 120 में संसद और 210 में विधानसभा, अंग्रेजी में कार्यवाही करने की छूट 15 साल बाद 1965 में समाप्त होगी। अब आपके चुने हुए लोग चाहे संसद में जावे चाहे विधानसभा में जावे, वो हिंदी अथवा अपनी मातृभाषा में ही कार्य कर सकते हैं। गौरतलब करना एक बात और है, यहाँ चॉइसेस कितनी हैं, ऑप्शन कितने हैं, 1 से ज्यादा है। केवल हिंदी नहीं है, मातृभाषा है, अनेकों उड़िया मलयाली किसी में बोलिए, झूठ है।
तो जब ये तय किया भारत के संविधान के रचनाकारों ने 1950 में 120 में भाषा तय की संसद की और 210 में की विधानसभा की, तो फिर वो आए न्यायपालिका की भाषा में। न्यायपालिका किस भाषा में काम करेगी? अनुच्छेद 348 है। माननीय न्यायमूर्ति जी ने सही पढ़ा है, वो एक छोटी सी लाइन है, ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश, फुल स्टॉप, और कुछ नहीं। कोई चॉइस नहीं दी गई, कोई ऑप्शन नहीं है, किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता 348 में। संसद को ऑप्शन दिए गए, विधानसभा को ऑप्शन दिए गए, लेकिन न्याय के मंदिर में आपको अगर अपनी बात रखनी है, आपको अपनी पीड़ा रखनी है, आपका बलात्कार हुआ है, आप रोती बिलखती गाय के दरवाजे पर आई हैं, आपको अपना दर्द, आपको अपनी पीड़ा, आपको अपने आंसू केवल एक ही भाषा में बहाने होंगे, और वो है अंग्रेजी। ये अनुच्छेद 348 कहता है। हमें लगता है साथियों कि इसमें मूलभूत परिवर्तन की कहीं, अमेंडमेंट की कहीं, सुधार की कहीं, कुछ एडिशन की कहीं आवश्यकता है। शायद 1950 में रचनाकारों से कहीं छूट गया, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, अंग्रेजी भी एक भाषा है, उसका भी सम्मान है, परंतु जब मेरी बात, चुन्नी मेरी पकड़ी थी, हाथ मेरा खींचा था, बलात्कार मेरा हुआ था, मैं चिल्लाई थी, मैं चीखी थी, न्याय मुझे चाहिए, फीस मैंने दी है वकील को, कोर्ट फीस मैंने दी है, मैं सड़क पे टॉफी बेच के बच्चे पालती हूँ साहब, मुझे न्याय दोगे? आप केवल अंग्रेजी भाषा सीख के आऊंगी मैं? ये 348 न्याय का आधार नहीं हो सकता। हमारी न्याय प्रणाली को भारतीय मंच पर खड़ा होना होगा, उसकी भारतीय भाषा का आधार होना होगा, वह एक विदेशी भाषा पर खड़ी नहीं हो सकती। ऐसा भारतीय भाषा न्याय के मंदिर में बहुत अच्छी बात है, हम भी हिंदी में बोलते हैं, न्यायमूर्ति भी सुनते हैं और हमारा क्लाइंट भी सुनता है, लेकिन सच्ची बात है जब हम वो कहना चाहते हैं जो क्लाइंट ना समझे, जब हम वो कहना चाहते हैं जो क्लाइंट की समझ में ना आवे, तो पढ़ना शुरू कर देंगे इंग्लिश की किताबें, जर्नल्स, बुक। समझने की बात है, क्या न्याय का आधार स्वदेशी हो, पूर्णतः स्वदेशी हो, अथवा थोड़ा स्वदेशी थोड़ा करें? क्या न्याय की कल्पना में ऐसी भाषा हो सकती है जो न्यायमूर्तियों को आती हो, अदालत को आती हो, परंतु वादी को ना आती हो? क्या तब न्याय हो सकता है? अगर मैं चाइनीज में बोलूं तो क्या आप समझ सकते हैं? क्या न्याय दे सकते हैं? भाषा वही होगी जो वादी की होगी। ऐसा भारतीय भाषा आंदोलन संक्षिप्त 348 का एक परंतुक है। आपका राज्यपाल, आपके राज्य के राज्यपाल चाहे तो माननीय राष्ट्रपति महामहिम जी को लिख सकते हैं, अनुमति ले सकते हैं कि हमारे यहाँ उच्च न्यायालय में हमारी राजभाषा में कार्यवाही होगी। हमें बताया गया है 4 राज्यों ने ऐसी अनुमति ली थी, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और शायद मध्य प्रदेश। परंतु खेद की बात यह है कि मध्य प्रदेश से जब वो एक दूसरा प्रांत अलग हुआ और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश से एक और नया प्रांत बना, तो वहां चाहे हिंदी की अनुमति ले ली गई थी, नए प्रांत में फिर वही 348 और अंग्रेजी भाषा। एक विचित्र सी स्थिति है। ठीक कहा है माननीय न्यायमूर्ति जी ने कि हमारी भाषा, अपनी जो मातृभाषा है, उसमें भी बहुत सुधार की आवश्यकता है, निश्चित तौर पर सुधार की आवश्यकता है। परंतु जो नियम और कानून आज हैं, उनको भी अगर हम ऐसे ही लागू करें तो हम क्या स्थिति में पहुंचते हैं, इसका भी एक नमूना मैं देता हूं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजमेंट किस भाषा में आएगा, डिस्ट्रिक्ट जज किस भाषा में निर्णय देगा, ये कहां लिखा है? जापानीज में दे सकते हैं क्या? मैं पूछता हूं साथियों, क्या लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज साहब हैं, किसी भी निर्णय को ऐसी भाषा में दे सकते हैं जो अपने देश की ना हो? फारसी, बांग्लादेशी, कुछ भी उसको कह लीजिए आप, किस भाषा में देंगे? कहां लिखा साहब, कहां लिखा है?
साथ हमने भी बच्चे पाले हैं 438, 439 और 151 पढ़ करके। और मैं जानता हूं अपने वकील बिरादरी की भी एक प्रैक्टिकल बात जो शायद जज साहब ने नहीं कही। हमें भी पढ़ना पड़ेगा कि जज साहब किस भाषा में निर्णय दे सकते हैं। सीआरपीसी 354 सेक्शन 354 सीआरपीसी पढ़ना साथियों, उसमें लिखा हुआ निर्णय केवल कोर्ट की लैंग्वेज में आएगा। कोर्ट की लैंग्वेज क्या है? कोर्ट की लैंग्वेज डिफाइंड है 272 सीआरपीसी में। वो भाषा जो राज्य सरकार तय करे कि कोर्ट किस भाषा में कार्रवाई करेगी। तो उत्तर प्रदेश की कोर्ट्स किस भाषा में काम करेंगी या उत्तर प्रदेश की सरकार तय करेगी। ऐसे ही उड़ीसा की तय करेगी, ऐसे ही तमिलनाडु की तय करेगी। परंतु बार काउंसिल तय नहीं कर सकता है, बार एसोसिएशन तय नहीं कर सकती है, कोई न्यायालय तय नहीं कर सकता है कि जिला न्यायालय 354 सीआरपीसी को देखना। परंतु हम भी काम कर रहे हैं, आप सब भी कर रहे हैं, सिस्टम में चले जा रहा है। हमारा कोई ये नहीं है इसको ब्रेक बनाना है। परिवर्तन की जहां आवश्यकता है, आज के जो नियम है उनको ध्यान में रखते हुए अपने को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और भारतीय भाषाओं के लिए लड़ाई करनी चाहिए। कल्पना कीजिए आज आप 348 के कारण सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, उसका असर क्या है? वह भाषा जो अंग्रेजों द्वारा लाई गई और बाइलिंगुअल्स द्वारा चलाई गई, और हम भी एक उसकी बाइलिंगुअल है या हम क्या है, जैसा आप कहा कि ना ये जानते हैं ना वो। भारतीय भाषाओं में वकालत करने वाला वकील उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर घुसते हुए डरता है, क्योंकि उसको वो भाषा नहीं आती। जबकि उसका मुवक्किल चाहता है कि ये इसी से बहस कराऊंगा, क्योंकि निचली अदालत में यही वकील साहब जीते थे। वो ले जाने वो जा नहीं पाते हैं। आपने एक भाषा को सर्वोच्च सिंहासन दे दिया और हमारी भाषाएं उच्च न्यायालय की परिधि के बाहर, सर्वोच्च न्यायालय की परिधि के बाहर। भारतीय भाषा आंदोलन के कार्यकर्ता इसको भारतीय भाषाओं के साथ न्याय नहीं मानते। हम चाहते हैं हमारी भाषाओं को अंदर से उसका भी सम्मान। मुझे आज केवल इतना ही कहना है, क्योंकि कई वक्ताओं ने विषय को रखा है। मैं जानता हूं कि लखनऊ में हिंदी में कार्य बहुत बड़े स्तर पर होता है, लगभग सभी न्यायालय करते हैं, जिला न्यायालय। परंतु दिल्ली में जैसा मसूदी साहब ने कहा, मसूदी साहब ने कहा, और जैसा कि माननीय प्रेमशंकर गुप्त जी ने अपने 5000 निर्णयों में छापा, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में सभी लोग ऐसा चाहने लगे हैं, वकील भी, जज भी, टाइपिस्ट भी, कि अंग्रेजी में ही कार्य हो। वकील इसलिए भी चाहते हैं कि उनको लगता है कि मुवक्किल थोड़ा ज्यादा फीस देगा। ये भी एक ऐसी सोच बन गई है। इसका मैं भी भाग हूँ, मैं कोई अलग नहीं। ये भी एक सोच। हमारी जो मेन ऑब्स्टेकल है वो हमारी अपनी खोपड़ी है। इसके अंदर जो चलता है वो सबसे बड़ा विरोधी है। दिखाने के लिए, लेने के लिए तो कई बार हम ऐसी भाषा का प्रयोग। आज मुझे आने में 5 मिनट का विलंब हुआ, मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु एक ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय में कार्य था। रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां मेरे बेटे ने, जो आज वहां दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा है भारतीय भाषाओं में, उन्होंने भेजा है। सांस्कृतिक गुलामी का इन सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव मानने लगती है। यह गुलामी की पराकाष्ठा है। रामधारी सिंह।